बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना चाहते हैं, आप उसमें इत्मीनान देखना चाहते हैं, उसमें खुशी महसूस करना चाहते हैं, तो दिन का जो आगाज़ है इसको तब्दील करना होगा। हमें जो दिन का आगाज़ है वो सबसे पहले तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से उसका शुक्र अदा करने से करना होगा, नमाज से, तिलावत कुरान पाक से करना होगा, तभी जाके हमारी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है। लेकिन अगर हम उठते ही सबसे पहले आधी आंख खुली होगी और मोबाइल ढूंढना शुरू कर देंगे और मोबाइल देखना शुरू कर देंगे, तो यकीनन इस वक्त फिर हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो अजीब सी एक हम फील करते हैं एंग्जाइटी से, वो तो फिर ज़िंदगी में जगह बना लेगी। इसलिए हमें हमारी रूटीन को चेंज करना होगा। और हम हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ये याद करवाते हैं, अगर आपने आज ऐसा नहीं किया तो कल से आप इस रूटीन का आगाज़ कीजिए, तो देखिएगा ज़िंदगी बदलते हुए वक्त नहीं लगता। हमेशा आपको पता है हम बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं, बल्कि अहम टॉपिक्स लेकर आते हैं जिस पर डिस्कशन होती है, उन्हीं से रेलेवेंट पैनल होता है जिनसे इन डिटेल हम बात करते हैं। क्योंकि माशरे में एंटरटेनमेंट के लिए देखिए बहुत कुछ है। आप सोशल मीडिया पे चले जाए, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मवाद मिलेगा। आप दीगर टीवी चैनल्स को देख लें, सुबह सुबह मॉर्निंग शोज़ हम देखते हैं, तो बड़ा इंफरटेनमेंट हमें काफ़ी जो है ना वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन लगता है कि इस वक्त जो वक्त का तकाजा है, जो ज़रूरत है, वो है कि हम जो हमारे मुआशरे में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बात करें। टॉपिक की जानिब आएंगे, लेकिन टॉपिक बताने से पहले एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मेरे पास है, बड़ी अच्छी एक न्यूज़ मेरे पास है। वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ख़ासकर जो मेरी बहनें, जो माएँ, जो बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं, जो घर संभालती हैं या किचन के मामलात देखती हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ मेरे पास है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके बड़े काम आने वाली है। किचन की छोटी छोटी चीज़ों पे हम बड़ी तवज्जो देते हैं, बड़ा फोकस करते हैं। तो आज की अच्छी बात ये है जनाब, नया विम बार। अब नया जो विम बार है, ये मामूली बार जो है वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मामूली बार के मुकाबले में ये चिकनाई को आसानी से निकालता है नींबू और नमक की डबल पावर के साथ। चिकनाई निकालने के लिए जो है वो सिर्फ नींबू काफ़ी नहीं होता, बल्कि नमक चिकनाई के ज़रात को जड़ से निकाल फेंकता है। और अगर हम देखें आपके बर्तनों को, तो जमी से जमी जो चिकनाई है उसका भी आसानी से ये खात्मा कर देता है। और नया विम बार जो है वो चिकनाई का मुकम्मल खात्मा करता है। और ज़्यादा जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये चलता भी लॉन्ग टर्म है। और जो विम ग्रीन बार है जनाब, ये लेमन और साल्ट का एक नई रिफ्रेशमेंट है, जो कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। हमारे बर्तनों से, हमारे हाथों से भी खुशबू आनी चाहिए, किचन से भी खुशबू आनी चाहिए। और एक और अच्छी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ, ख़वातीन बचत बहुत करती हैं किचन के मामले में। तो अगर मैं बात करूँ विम लॉन्ग बार की, तो इस पे आपको मिलेंगे 50%, यानी आप बचा सकते हैं 15 रुपये, आप इस पे बचा सकते हो। और अगर आप डबल लॉन्ग बार परचेज़ करते हैं तो आप 30 रुपये इस पर बचा सकेंगी। तो हुई ना कमाल की बात। तो ये आप ज़रूर इसको अपनी किचन में लेकर आइए, क्योंकि यही आपके किचन को खुशबूदार भी करेगा, आपके जो बर्तन हैं उन्हें भी खूबसूरत बनाएगा और खुशबूदार भी रखेगा। अब वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, जो आज का बड़ा ही अहम टॉपिक है, वक्त की ज़रूरत है। आपने देखा होगा सच सवेरा में एजुकेशन को लेके बहुत डिस्कशन होती है। क्रेडिट गोज़ टू माय टीम, क्रेडिट गोज़ टू प्रोड्यूसर के माशाल्लाह से इतने रेलिवेंट मौज़ूआत का इंतखाब। हम ये बात तो करते हैं भाई, मुआशरे में पढ़े लिखे लोग हमें बड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या वो जो पढ़ाई है, वो जो डिग्री है, वो जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं, उससे उसके जो मकासद हैं वो पूरे हो रहे हैं? इस वक्त एक और चीज़ आपने देखा होगा मुआशरे में बड़ी सुनने को मिलती है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारी मुआशी तरक्की जो है वो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम दिन ब दिन ज़ीरो होते जा रहे हैं। हम देखते हैं लोग भी बहुत ज़्यादा
आ रहे, ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी माशी तरक्की में हम आगे नहीं बढ़ पा रही। बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल का आज हमने जवाब जानना है कि नौजवान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ग्रेजुएट होते भी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी माशी तरक्की में वो अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रहे। इसी पे जनाब बात करेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए डायरेक्टर रिफाई यूनिवर्सिटी हमारे साथ है जी, डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। डॉक्टर साहब, बुनियादी सवाल, अभी जो मैंने इंट्रो में कहा कि हम देखते हैं नौजवानों की माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है, तालीम याफ्ता भी हैं माशाल्लाह से, तालीम याफ्ता होने के साथ साथ हुनरमंद भी हमें माशाल्लाह से देखने को मिलते हैं। तो आया ये नौजवान तबका, ये पढ़ा लिखा तबका, ये तालीम याफ्ता नौजवान मुआशी तरक्की में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? किस तरह से आप इनको देख रहे हैं? देखें, किसी भी मुआशरे के अंदर जो है ना, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर है, सैनिटेशन है, इकॉनमी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसे ही। अच्छा, ये जो जितने भी सिस्टम्स हैं, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ह्यूमन कैपिटल है। ट्रू। ठीक है। और जितनी भी रिसेंट मुल्कों ने तरक्की की है ना, वो बेसिकली नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे तरक्की की है। इट इज़ नॉट एनी एग्रीकल्चर पे तरक्की नहीं की, इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तरक्की नहीं की। वो की है कि जब जो है ना ह्यूमन कैपिटल को आप प्रोडक्टिव बना दें, तो वो अपना रोल अदा करता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, अब जो है ना, ये ह्यूमन कैपिटल, जिस तरह मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ, नॉलेज कहाँ से आती है? ज़ाहिर है नॉलेज एजुकेशन से आती है। जब लफ्ज़ हम एजुकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि एक सेट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं और रिसीव करते हैं। इट्स अ टू वे प्रोसेस। अब देखना ये पड़ता है कि क्या वो हमारा, अब जब सपोज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे यहाँ जो जितना पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो 3 लेवल का है, 3 टियर्स में है। एक प्राइमरी एजुकेशन है, एक सेकेंडरी है जिसके अंदर टेक्निकल एंड वोकेशनल है जी, और एक यूनिवर्सिटी जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो और मुख्तलिफ तीनों के डायनेमिक्स मुख्तलिफ हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। इनिशियल स्टेज में आपको जो है ना अपनी कॉग्निटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसमें जो सबसे अहमियत की बात है ना, अगर मैं बात करूं, सपोज फॉर इंस्टेंस सिंस आई बिलोंग टू हायर एजुकेशन सिस्टम, कि हमारी जो एजुकेशन का प्रोसेस है जी, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। ठीक है ना। अच्छा, सोसाइटी में आपने जो सवाल किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि पार्ट प्ले नहीं हो रहा। इसीलिए ना जो मुख्तलिफ जब हम इंडेक्सेस देखते हैं, सपोज एजुकेशन को मेजर करने का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है कि एजुकेशन सोशल सेक्टर का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, वन ऑफ द मेजर पार्ट है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान का जो ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यूएन का, बेसिकली ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डॉक्टर महबूबुल हक थे पाकिस्तानी, उन्होंने डेवलप किया था कि मेजर करना कि इस मुल्क के अंदर सोशल डेवलपमेंट की क्या कंडीशन है। ठीक है ना। उसके 3 इंडिसेस है। एक एजुकेशन है जिसको लिटरेसी वगैरह भी कहा जाता है, एक लिविंग स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ठीक है ना जी, और एक हेल्थ का एस्पेक्ट है। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो है ना वो रैंकिंग जो है ना बड़ी लो लेवल पे है, 138 के करीब रैंकिंग है। तो इट मींस के मतलब इतनी बच्चे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ना तकरीबन आधी पॉपुलेशन यंग लोगों के ऊपर है। ठीक है ना जी। इट्स अ ह्यूज बल्ज
जो यूथ का है, कहते हैं, इससे ज़्यादा हमारे 60% नौजवान, करीब, आधी से ज़्यादा के करीब पॉपुलेशन है। अब सवाल ये होता है कि हम इस पॉपुलेशन को एसेट बनाना है या लाइबिलिटी है ये, ठीक है ना। अगर लाइबिलिटी है तो वो बड़ी खौफनाक अमल है, कि इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के अंदर कोई रोल प्ले नहीं हो रही है। हो रहा, बिल्कुल ऐसे। अगर एसेट बनाना है तो वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। आप जितनी भी पिछले 30-40 साल में जितने मुल्कों ने तरक्की की है, आप सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, चाइना, इंडिया, जितने भी ममालिक की आप एग्जाम्पल लें, मलेशिया, उन लोगों ने ना जो है ना, जो फोकस किया अपना का, वो ह्यूमन कैपिटल पे किया। और अब जो ह्यूमन कैपिटल की जो है ना, इट्स नॉट इशू के जो हमारा अभी तक जो एजुकेशन का सिस्टम है, जिस तरह मैंने कहा, मैं अगर हायर एजुकेशन की बात करूं, अभी तक उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनकलकेट नहीं हुआ, वो ये कि क्या हमारी एजुकेशन सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या नहीं कर रही। नहीं, एग्जैक्टली, मैंने वही बात की ना कि क्या जो हम तालीम हासिल करें हमारे वो मकासद पूरे हो रहे हैं। इसको कहते हैं, इसको ये 3 लेवल पे होता है हायर एजुकेशन। सबसे पहले आती है क्वांटिटी, आपके क्वांटिटी, हमारा क्वांटिटी का भी इशू है इस टाइम। सिर्फ जो है ना 10% बच्चे बच्चियां जो है ना कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड लेवल आता है क्वालिटी का, कि जो आप एजुकेशन ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और जो दुनिया में ज़्यादातर काम होता है वो रेलेवेंस के ऊपर होता है, ठीक है ना। क्या इसकी रेलेवेंस सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, उसके सॉल्व कर दें के अंदर जो है ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज और टू गेट अ पीस ऑफ पेपर एंड वो जनाब ना विदाउट हैविंग एनी स्किल और रेलेवेंस टू सॉल्व द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा गैप आया हुआ है कि हमारा एक डिस्कनेक्ट है एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस का और बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी का। डॉक्टर साहब, हम हमारे तकरीबन हर वीक हम एजुकेशन पे हम डिस्कशन करते हैं इसी के मसाइल को लेके, जो भी इसमें रीजंस या जो भी चीज़ें हैं। ये जो अभी आप कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने रख रहे हैं, हमारे और भी एजुकेशनिस्ट आते हैं, वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। सवाल ये है कि जब आप जैसे माशाल्लाह से जब एजुकेशन इस सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि यहाँ मसले मसाइल आ रहे हैं हमारी तालीम को लेके, निसाब को लेके, या उनको किस तरह से कैटेगराइज किया जा रहा है, तो इसमें इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो फिर हमारी तालीम के जो मकासद हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो आया अब तक हम इससे निकल क्यों नहीं पा रहे? वो एक सेम पैटर्न, सेम सिलसिला, सेम चीज़ क्यों चलती आ रही है? अच्छा देखें, बात ये होती है कि जो ना हमारा जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है ना, एक तो वहाँ पर जो है ना बड़ा डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। मसलन हमारे यहाँ क्या है कि जो एलीट क्लास है वो अपने बच्चों को कैमरे सिस्टम में भेजती है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मिडिल क्लास और अबव मिडिल और वो जो है ना आम अंग्रेज़ी स्कूलों में या गवर्नमेंट के स्कूलों में भेजते हैं। जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। एक तो सेगमेंटेशंस हमारी, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि मदरसे का बच्चा जीनियस ना हो, वो एक्सेल ना कर सके, ठीक है ना जी। अच्छा, एक तो वहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। सेकंड चीज़ ये है कि अभी तक जो आप अंदाज़ा करें, जस्ट इमेजिन, हमारा जो जितने रीजन के अंदर सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है, इफ़ यू कंपेयर द होल रीजन, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, जस्ट नेम नेपाल, सबसे लोएस्ट हम लोग अभी तक 67% लिटरेसी के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं। इन सब मुल्कों में प्लस 90% के करीब है। अच्छा, हमारे इस टाइम जिसकी वजह से जो हमारे अभी तक 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना इसके अंदर जो चीज़ें करने वाली हैं, और ये अभी तक हम इस विशेष साइकिल से नहीं निकले हैं जी,
इस पे जो है ना एक मल्टीपल इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। एक तरह देखें, अब एजुकेशन का सेक्टर 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना प्रोविंसेस के पास चला गया, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, ठीक है ना। गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट का रोल अगर हायर एजुकेशन में बात करें तो स्टैंडर्ड्स को वो फेडरल गवर्नमेंट देखती है। सही। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है ना वो किस किस्म की हैं, ठीक है। क्या वो इंक्लूसिव है या नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब है कि क्या सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को एड्रेस कर रही हैं, नहीं कर रही। अच्छा, प्लस जो है ना कि आपका करिकुलम जो है ना क्या रिक्वायर्ड जो ना इस टाइम जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, क्या हमारी पैसिव मेथडोलॉजी हैं या हम जो है ना डिस्कशन बेस्ड, ताकि बच्चे देखिए अल्लाह ताला ने हर बच्चे बच्ची में नेचुरल कॉग्निटिव स्किल्स दी हुई होती हैं। तो हम जो वेस्ट के अंदर काम ही उन स्किल्स पे काम किया जाता है ताकि वो अपने आगे कैरियर्स इन अकॉर्डेंस विद देयर एप्टीट्यूड और मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं उसमें एक्सेल कर सकें। ऐसे हर बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना, हर बच्चे को डॉक्टर नहीं लेकिन बनना। हमारे यहाँ सबको इंजीनियर या वकील या डॉक्टर बनना। ये जो मिथ है ये जो है ना ये एक बड़ा अलमिया है कि हम बच्चों की जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उससे उनके कैरियर्स को मैच नहीं करते। एक्जैक्टली डॉक्टर साहब, इसी ये स्किल बेस पे हम इन डिटेल आते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी पॉइंट पे हम बात करते हैं। बड़े अहम पॉइंट की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा करवाया कि हम बच्चे के अंदर जो एक खुदादाद सलाहियतें हैं उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते, उनको क्यों नहीं पहचानते और उन पे काम क्यों नहीं करते। हर बच्चे ने इंजीनियर, वकील या डॉक्टर ही क्यों बनना है, इस पर मजीद हम बात करते हैं, इन डिटेल जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, माशी तरक्की पे बात हो रही है और इसमें तालीम का क्या किरदार है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं धड़ा हमारे नौजवान जो है वो डिग्री हासिल करने में मगन है और बड़े खुश भी होते हैं जब डिग्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब हम हमारे माशरे में माशी तरक्की पर नज़र डालते हैं तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो सामने खड़े हो जाते हैं कि पढ़ा लिखा तबका नौजवान है, आधे से ज़्यादा आबादी आपके नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन फिर भी माशी तरक्की में हम देखे थे इतने सारे सवाल। तो इसी पे डिस्कशन करें। डॉक्टर राशिद साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हमने बात यहाँ पे रोकी थी, आपने कहा कि अल्लाह पाक की तरफ से हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है जिसे वेस्ट आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम भागते दौड़ते हैं कि चाचा का बेटा, ताया का बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है तो मेरे बच्चों ने भी वही बनना है। तो ये आप अपनी बात मुकम्मल करें फिर आगे बढ़ते हैं। जी, मतलब मैं बात कर रहा था। मैं अर्ज़ ये है कि इसके अंदर देखें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं बच्चों के कैरियर। हाँ, बच्चे से मेरे ख्याल सबसे आखिर में पूछा जाता है या जिसने करना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो घर होता है, फैमिली, बिल्कुल। पेरेंट्स जिसका इन्फ्लुएंस बहुत पार्ट प्ले करता है। सेकंड, बच्चे जब जो ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के आते हैं जी, वहाँ पर जो है ना टीचर्स होती हैं। हमारे यहाँ जो मैंने महसूस किया है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर काउंसलिंग का निज़ाम बहुत इनफेक्टिव है कि जो है ना इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं की जाती ऐसे, और जिस वजह से बच्चे को एक तो पेरेंट्स की तरफ से है कि वहाँ पर जो ना उनको मेरा ख्याल है कि वो बच्चे में ऐसी आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते कि किस एरिया में मेरे बच्चा या बच्ची की जो है ना एप्टीट्यूड है। सेकंड जो है ना टीचर्स वहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल अदर और क्योंकि काउंसलिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम का कोई इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना ज़्यादातर जो है ना जो फोकस किया जाता है टू कंप्लीट द जो आपका कोर्सेज हैं उसको उस मॉड्यूल्स को कंप्लीट करें विद इन दैट पीरियड टाइम, एग्ज़ाम लें और आप रिजल्ट्स दें, बच्चे को समझ आए या ना आए, ठीक है ना। तो कोर्स मुकम्मल करवाना है। अच्छा, फिर जो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है
टीचिंग मेथडोलॉजी हमारी बिल्कुल डिफरेंट सी है। वी वांट टू कंप्लीट द चैप्टर्स विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स के उसकी कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल क्या है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और उसको अप्लाइड करना इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वो जो है ना हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगेन जब आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो बच्चा जब अपने फील्ड्स में जाएगा, रियल वर्ल्ड के अंदर जाएगा, तो वो अप्लाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है ना उसकी में सलाहियतें शायद नहीं होंगी ऐसे। तो इसीलिए ये जो है ना जो क्या कहते हैं इसको कि जो बच्चे की वो वाली स्किल्स जिसमें आप उनको जो ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो, वो जो है ना जो है उसमें एक्सेलेंस करने की ज़रूरत है। क्या यही वजह है डॉक्टर साहब कि हमारे बच्चे इस वक्त हम देखें हमारे नौजवान वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, कोई ना कोई आसान रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें कहीं हर्डल्स दिखाई दे रही होती हैं तो वो उस रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, वो इजी वे ढूंढेंगे या अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश ही नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फ्यूचर आ रहा है ना, आप देखेंगे, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, कि जो 10-15 साल के अंदर इट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट वर्ल्ड। अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दुनिया की बेस्ट हाईटेक कंपनी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो ना जस्ट नेम एनी ऑफ द कंपनी, वो लोग जो है ना किस तरह रिक्रूट कर रहे हैं। इवन दे डोंट नीड एनी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, दे जस्ट नीड के क्या आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया के अंदर न्यू डिसिप्लिन्स हम लोग अभी तक अपने पुराने डिसिप्लिन्स के अंदर जो है ना इन्वॉल्व हैं। ये डिसिप्लिन्स आहिस्ता आहिस्ता अब कुछ ऑब्सोलीट हो चुके हैं और कुछ बड़ी तेज़ी से ऑब्सोलीट हो रहे हैं। अनलेस अनटिल वी इक्विप्ड आवरसेल्व्स और उस पे हम जो है ना अपने यंग लोगों की ट्रेनिंग, एजुकेशन और स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप ये जो नए डिसिप्लिन्स आ रहे हैं, जीनोमिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, रोबोटिक्स है, डेटा साइंसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वो डिसिप्लिन्स हैं कि जो फ्यूचर है दुनिया का। ऐसे ही अगर पाकिस्तान ने जो है ना कि एजुकेशन सिस्टम्स ने अगर वो फोर्सी करके अपने आप के अंदर पैराडाइम शिफ्ट नहीं लेके आए तो इट वुड बी आई थिंक हम एक पूरी अपनी जनरेशन के साथ बड़ी ज्यादती करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप हैरान रह जाएंगी। ये नहीं है कि हमारे बच्चों में सलाहियतें नहीं है, बहुत है, टैलेंटेड है। इट इज नॉट इशू, इट इज द चैनलाइजेशन ऑफ देयर जो है ना उनको सिर्फ चैनलाइजेशन की ज़रूरत है और देयर इज़ नथिंग। मुख्तलिफ हम इंडेक्सेस देखते हैं ना, इंटरनेशनल इंडेक्सेस, तो पाकिस्तान के सारे इंडेक्सेस हमें नीचे से देखने पड़ते हैं। एक वाहिद इंडेक्स है जो कि जनाब अली जिसमें पाकिस्तान पहले 5 कंट्रीज़ के अंदर आता है, और वो कौन सा है, जिस तरह freelance.com, elance.com के ऊपर जो बच्चे बच्चियाँ जिनके पास स्किल्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो जो ना उनका एम्प्लॉयर बाहर बैठा हुआ है और वाइल सिटिंग ओवर हेयर दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब। तो दिस इज़ अमेजिंग। आप हैरान होंगे कि इस टाइम जो मेजर एम्प्लॉयमेंट आ रही है ना पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के विद इन नहीं आ रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी स्लगिश है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं। ऐसे हम कंज्यूमर सोसाइटी बन के रह गए हैं। वी आर इम्पोर्टिंग एवरीथिंग, वी आर नॉट एडिंग वैल्यू टू आवर रॉ मटीरियल। ठीक है ना, हमारे कोई सा भी आप इंडस्ट्री ले लें तो इसीलिए हमारा इंपोर्ट जो पर ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है हमारा। ठीक है जी, 30 बिलियन का तकरीबन हमारा ट्रेड डेफिसिट जा रहा है।
तो उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है ना कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव नहीं, कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली तौर पे जो है ना वो जो है ना दूसरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कॉम्पीट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो वो जो है ना जो ना दूसरी तरफ तो ये इस चैलेंज, अगर जो दूसरी तरफ मैं अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करूं तो जो जॉब्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही हैं वो हमारा नौजवान बच्चा बच्ची इधर बैठ के उनके लिए काम करके कर रहा है, जिसमें ना कोई गवर्नमेंट का रोल है ना यूनिवर्सिटी का रोल है, किसी का रोल नहीं है सिवाय उनकी अपनी जो है ना मेहनत और उनकी अपनी एफर्ट्स, अपनी मदद आप कहते हैं या अपने स्किल के बिना पे। मेरा ख्याल है कि हमें एक और अभी भी गवर्नमेंट की कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ इंटरनेट को स्लो कर देते हैं, उनके काम को जो है ना अपना और मज़ीद इस पे काफ़ी इफेक्ट हुआ, उनके काम काफ़ी मुतासर हुआ है ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि वी हैव, फिर हम कहते हैं इकॉनमी को बूस्ट करें, कैसे करें? हमें सबसे जो फोकस करना चाहिए, हमारी अभी तक आप अंदाज़ा करें, जस्ट इमेजिन कि हमारी अगर हम एलोकेशंस करते हैं ना मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर कि इतनी एलोकेशन एजुकेशन में होगी, हेल्थ में होगी, वाटर में होगी, फलां में होगी, हमारी अभी भी जो ना टोटल एजुकेशन के ऊपर जो ना लेस देन 2% ऑफ GDP है, दिस इज जस्ट अ पीनट। तो दिस शोज अवर प्रायोरिटी। हम लोग जो है ना सिक्योरिटी पे खर्च कर देंगे, फना पे खर्च कर देंगे, इस पे सड़कों पे खर्च करेंगे, लेकिन जो आपका रियल कैपिटल एसेट है उस पे हम लोग जो है ना खर्च करें। तो इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी तरजीहात में ऐसा लगता है कि हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। प्रायोरिटीज एरिया हमारे थोड़े डिफरेंट है, तो ये बड़ा क्रिटिकल है कि हमें जो है ना अपना रडार ठीक करना चाहिए और वी हैव टू फोकस हमारा। वी आर ब्लेस्ड। देखें दुनिया के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, आप फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल यंग लोग नहीं है। अच्छा भाई, वो इमिग्रेंट्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, बच्चे पैदा नहीं होते करते वो लोग, और जनाब यारी, लेकिन समबॉडी हैज़ टू वर्क, दे नीड ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, वी आर ब्लेस्ड विद जो है ना यंग पीपल, और लेकिन हम उनकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा रहे, जिससे अल्टीमेटली जो है ना कि उन इंडिविजुअल को नुकसान हो रहा है। ये बेसिकली एक नेशनल लॉस है, इट्स अ नेशनल लॉस, और ये लॉस जो है ना बड़ा सीरियस लॉस है। और इसको अगर आप इनिशियल बात की थी इकोनॉमिक, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। और मेरा ख्याल है कि अगर हम एजुकेशन को फोकस करके और तो हम अपनी जो हम इकोनॉमिक क्रंच में आए हुए हैं, इस क्रंच को हम ब्रेक कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। अच्छा, एक और तबका हम देखते हैं मदारस का जो एक तालीमी निज़ाम है। अब जो मदारस की तालीमी एक तरबियत का एक निज़ाम जो भी उनका अपना एक पैटर्न चला आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि उसमें कुछ रद्दोबदल तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि देयर इज़ नो हार्म इन मदारस। जो है ना मदारस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नई तालीम को जो है ना कोई अन इस्लामिक है नई तालीम, जो नए डिसिप्लिन्स हैं उसके बारे में आ गए। हमारी तो देखें हुजूर ने हदीस शरीफ है कि अगर आपको जो है ना चीन जैसा मुल्क में भी जाना पड़े तो आप जो है ना तालीम हासिल करें। तो प्राइमरीली सिर्फ इशू सिर्फ ये है कि इन एडिशन टू इस्लामिक टीचिंग जो न्यू डिसिप्लिन्स हैं उनको भी उनके सिलेबस का जो है ना एक हिस्सा होना चाहिए, ताकि वो बच्चे और बच्चियां भी जो है ना जो जदीद तालीम है, जदीद टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ऐसे उसके साथ वेल अवेयर हो। देखिए, एक यूएस को हम कहते हैं ना कि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, और वो सबसे बड़ी इकॉनमी क्यों बनी? वो इसलिए बनी कि उसका जो क्रिएटिविटी है ना वहाँ पर,
या इनोवेशन है वो सबसे हाई है, वो लीड करते हैं हर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अच्छा, ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? ये ह्यूमन कैपिटल से आएगी ना। जो तो उन्होंने जो है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका है जो है ना। तो वो बेशक मदारिस के बच्चे हों, और यू नेवर नो कि उनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी होगी जो कि वो मार्केट नहीं हो पाती है। तो ये जो है ना कि ये हमें इनोवेशन के ऊपर, इनोवेशन फैक्टर के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, न्यू प्रोसेसेस के ऊपर, न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर, और एडिंग न्यू नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग ऑफ बॉडी ऑफ द नॉलेज के ऊपर जो है ना हमारा फोकस होना चाहिए, ताकि हम दुनिया के अंदर हमारा एक इज़्ज़त का मुकाम हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना एजुकेशन ही के थ्रू है, और किसी भी अप्रोच के थ्रू आप वो अचीव नहीं कर सकते। ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम देखते हैं, जैसे हम देखिए कायद आज़म ने भी कहा था कि तालीम के साथ साथ आपके जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है इस वक्त डिग्री के पीछे, आपने भी जिक्र किया कि एक पेपर के पीछे हम लगे हुए हैं, डिग्री हासिल करनी है, वो पेपर हमने हासिल करना है। आया कैसे इस तरफ भी आए कि जहाँ हम डिग्री की बात करें, जहाँ ये रस्मी तालीम की बात करें, वहीं पे साथ टेक्निकल एजुकेशन का होना, एक हुनर, स्किल का होना भी बड़ा ज़रूरी है, तभी आप तरक्की की राह पे काम करें। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है, टेक्निकल तो वैसे हर एक में अप्लाई होती है, लेकिन हम इस पर जिस सेंस में आप पूछ रही हैं, जो ये दुनिया के जर्मनी का बेस्ट मॉडल है टेक्निकल, अभी जो हमारा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें डॉक्टर साहब हमें ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद इस बात का इन डिटेल नाज़रीन जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, माशी तरक्की पे बात हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें तालीम का क्या किरदार है, ये आज हम जान रहे हैं। डॉक्टर राशिद साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, सवाल मेरा आपसे था कि क्या महज तालीम की बुनियाद पे हम तरक्की कर सकते हैं, या साथ साथ हुनर, टेक्निकल चीज़ों का होना भी ज़रूरी है? जी, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, देखिए जो हमारा मॉडल है ना टेक्निकल वोकेशनल, वो सप्लाई ड्रिवन मॉडल है। ठीक है, कि हमने डिसाइड किए हुए कि ये फील्ड्स हैं, गिने चुने जो है ना, ये ठीक है जी, इसमें हम टेफ्टा काम करता है, और सारे प्रोविंसेस के अंदर मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर हम जो है ना टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि ये बेसिकली डिमांड ड्रिवन हमें जो है ना टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए। जो सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि उसमें समझने में आसानी हो। बिल्कुल। फ़िलिपीन है, ठीक है ना, आप दुनिया के मुल्कों में चले जाएं, यू विल फाइंड फिलिपिनो नर्सेज होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ फ़िलिपीन से आए हुए होते हैं। अच्छा, उनका क्या सिस्टम है फ़िलिपीन का, कि वो जो है ना ये देखते हैं कि सपोज़ सऊदी अरब के अंदर हमने नर्सेज भेजनी, अच्छा, वो पूरे अब उनके देखते हैं कि वहाँ पर हेल्थ के क्या सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम से, ठीक है, उनकी इवन जो है ना वो इस हद तक जाते हैं कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है। वो अपनी नर्सेस को जो सऊदीया जाएगी या गल्फ़ में जाएगी, उसकी ट्रेनिंग इन अकॉर्डेंस विद देयर डिमांड करेंगे। अगर जो उनकी नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ यूरोप जाएगा, तो वो उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो जिस वजह से इट्स अ ह्यूज डिमांड इंटरनेशनल, ये वो एरियाज़ हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल बहुत बड़ी डिमांड एग्जिस्ट करती है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, और लेकिन उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम वो ब्रिज अप नहीं कर पाते।
उनकी रिक्वायरमेंट को जो डिमांड है उस इन अकॉर्डेंस विद हमारा ह्यूमन कैपिटल प्रिपेयर नहीं होता। तो ये हमें जो डिमांड और सप्लाई का डाइकोटमी है उसको हमें ब्रिज अप करना चाहिए, ताकि जो है ना उसका एक फ़ायदा तो उन इंडिविजुअल्स को होगा, दूसरा जो है ना इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट वो रिज़र्व्स होते हैं पाकिस्तान के पास, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना फॉरेन एक्सचेंज के कंपोनेंट के तौर पे हमें यहाँ भेजते हैं ट्रांजेक्शन। तो ये जो है ना मल्टीपल जो है ना फ़ायदा हो सकता है उसका, कि अगर हमारा नॉलेजेबल और टेक्निकली स्किल्ड वर्क फोर्स इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में जाएं तो हम एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम एड्रेस में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं, और दूसरे अपने फॉरेन रिजर्व्स जो है ना उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। एक और चीज़, तालीम जो है वो मादरी ज़ुबान में कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि हमने अंग्रेज़ी को, इंग्लिश को बड़ा हमने वैल्यू हम कर रखे हैं। देखिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। देखिए हम लोग होता ही है कि दुनिया ने ये नहीं है कि अंग्रेज़ी ही से तरक्की की है। चाइनीज़ ने तो अंग्रेज़ी से नहीं तरक्की अपनी ज़ुबान, रशियंस ने तो अंग्रेज़ी से नहीं तरक्की की, फ्रेंच ने तो अंग्रेज़ी से तरक्की नहीं की, जर्मन ने तो यानी कि जो भी उनकी मादरी ज़ुबान है। होता ही है जो इंसानी जहन है ना उसमें सबसे पहले एक चीज़ स्टार्ट होती है थिंकिंग प्रोसेस, ऐसे, ठीक है ना। और थिंकिंग प्रोसेस में एडवांस में ले जाएं तो आप फिलोसॉफिकल थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, और वहीं से आपको क्रिएटिविटी आती है और वहीं से नॉलेज निकलती है ऐसे। अच्छा, यूजुअली हम होता ही है कि जो हमारे यहाँ मसला आता है कि हम सोचते उर्दू में या पंजाबी में हैं और लिखने की कोशिश करते हैं अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में, ऐसे ही। अच्छा, उसमें जो है ना कई दफ़ा गैप्स आ जाते हैं, तज़ाद, ठीक है ना जी। उसके अंदर जो आप सोच रहे होते हैं वो हो सकता है आप उस तरह को एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है ना जी। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अंग्रेज़ी ही से तालीम करें। आप लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, हमें लगता है कि अंग्रेज़ी में ही तालीम हासिल करना या अंग्रेज़ी बोलना ही कामयाबी है, क्योंकि हमारा बैगेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, कॉलोनियल सिस्टम से हम आए तो हमारे जो है ना सारे सिस्टम जितने भी हैं वो जो है ना कॉलोनियल बेस सिस्टम आए, हमारी ब्यूरोक्रेसी कॉलोनियल आई, हमारी फ़ौज कॉलोनियल सिस्टम्स में आई, हमारे जितने सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारा का सारा अंग्रेज़ों से इनहेरिट किया। वी आर अनएबल टू चेंज एनी, और हम लोगों ने एफर्ट्स भी नहीं की कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए। तो ये एक सरकारी दफातर में भी हमारी जो कौमी ज़ुबान है हम वो नाफिज नहीं कर सकते। आप अंदाज, जस्टिस जवाद ख्वाजा आए थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डिसीजन दिया था कि कोर्ट्स की हद तक हम जो है ना उर्दू के अंदर अपनी कौमी ज़ुबान जो है कौमी ज़ुबान के अंदर हुआ था, लेकिन आई थिंक स्टिल इट इज नहीं हो सका। बिल्कुल हमारे व्यवहार करिए, हमारे जो सरकारी दफातर उस पर भी हम नाफिज नहीं कर सके, तो हम फिर ओवर मादरी ज़ुबान हमारी जो है वो तो फिर एक अलग सिलसिला है। हम देखते हैं कि नौजवानों में एक मनफी सोच भी परवान चढ़ रही है, ज़रा हालात को देख एक मायूसी भी उनमें देखने को मिल रही है जब हम माशी तरक्की को देखते हैं या अपने जो भी हम महंगाई के रोने रोते हैं। तो आया हमारे जो नौजवान हैं उनमें मस्बत सोच को कैसे परवान चढ़ा है तालीम के थ्रू? देखिए बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है कि मैं अब जिस बच्ची से पूछता हूँ कि एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट के मैंने पाकिस्तान छोड़ के जाना है, ठीक है ना जी, ब्रेन ड्रेन। अच्छा, ये एक बड़ा अलमिया है कि जब नौजवानों को ट्रस्ट डेफिशिएट आ जाए स्टेट के साथ कि हमारे मुस्तकबिल यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही। अच्छा, ये ट्रस्ट डेफिशिट क्यों आया है? मेरा ख्याल है कि इसमें हम सब जो है ना इक्वली जिम्मेदार हैं, सब बराबर के और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहाँ। अगर आप पेरेंट्स को देखें तो पेरेंट्स की भी यही कोशिश होती है कि मेरा बच्ची बाहर चला जाए, ठीक है जी। हम वो हुकूमत को देखें तो वो कोई ऐसे स्कीम्स और ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं करती
कि जिसके अंदर यंग लोगों को इंगेज किया जाए, ठीक है ना जी। अच्छा कोई अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स हों जिसमें हाँ, तो वो जो है ना इंगेजमेंट जो है ना बड़ा एक डिस्कनेक्ट है वो जो है ना नौजवानों के साथ। तो अच्छा, मैं वैसे जो है ना जो देखिए मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ होती है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़, आप कभी सोचा है आपने कि वाई दीज इंटरनेशनल कंपनीज आर कमिंग टू पाकिस्तान? जस्ट नेम एनी ऑफ द ब्रांड, वाई दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। आप बेशक क्लोथिंग के ले लें, आप फूड के देख रहे हैं, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं और हर रोज़ कोई ना कोई इंटरनेशनल ब्रांड। उसकी रीज़न ये, इट्स अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन और ये बहुत मतलब जो है ना वाइब्रेंट पॉपुलेशन है। वेरी ट्रू। और इनकी तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। yes. और इस मार्केट की अपनी डायनेमिक्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है। ऑन द कॉन्ट्ररी फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर क्योंकि जो है ना ग्रोथ रेट कहीं ज़ीरो होता है, कहीं नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है, तो वो मार्केट जो है ना उस तरह से ग्रो नहीं कर रही होती है। ये मार्केट बड़ी एमर्जिंग मार्केट है। तो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। पाकिस्तान में जो है ना हम लोग अपॉर्चुनिटी को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया नौकरी के साथ। नौकरी, अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया है कि जो है ना बिजनेसेस की तरफ, कारोबार की तरफ नहीं आ रहे। जो एंटरप्रेन्योरल शिप है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं, ये अगर जो है ना हमारी एजुकेशन भी उसके साथ कनेक्ट हो ताकि बच्चे बच्ची के अंदर वो ऐसी अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के लिए, छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की भी उसके अंदर सपोर्ट हो ताकि ना वो इस नौकरी के चक्कर से निकल आए, बिजनेसेस शुरू कर सके। आप उन्हें इस तरह से लोन देना शुरू कर दें अपने नौजवानों को। आप जस्ट डू एनीथिंग इन एनी ऑफ द सेक्टर जो कि आम लोगों की रिक्वायरमेंट की है। तो आप जो है ना 10 साल में तो आप हो सकता है कि 17 ग्रेड में हुए तो 18 ग्रेड हो जाए, वहाँ पर आप जो है ना 100 मुलाजिम रख लेंगे 10 साल के अंदर। ये इतना पोटेंशियल मौजूद है। बट आई हैव सीन, जिन्होंने भी इस एरियाज में आए उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया पाकिस्तान में। इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी लुक्रेटिव मार्केट। लेकिन इसके बावजूद वो ब्रेन ड्रेन। अब आप ये देखें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी जी, आप टूरिज्म को देखें, आप पिछले 10 साल को डेटा उठा के देखें, आप हैरान रह जाते हैं। जैसे रोड नेटवर्क अच्छा हुआ है, आप जस्ट इमेजिन के डोमेस्टिक टूरिज्म कितनी बड़ी है पाकिस्तान में, ऑल ओवर नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान और क्या कहते हैं ना एवरीवेयर। तो अब देखिए ये भी हमारी मईशत के लिए कितना एक प्लस पॉइंट। इकोनॉमी वही होती है ना, देखें जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ना वो इकोनॉमी होती है। ऐसे जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक जो है ना इस चीज़ से अभी हमारी ना यूनिवर्सिटियाँ का फोकस है कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह डेवलप किया जाए। आमतौर से हमारा जो माइंडसेट है वो जो है ना सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट है। ये एक इसको मेरा ख्याल है चेंज होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। आई मेक इट श्योर कि मैं यंग बच्चों से कहूँगा प्लीज़ सबसे आइडियल, आई यूज्ड टू लिव, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड में बहुत रहा हूँ मैं, लेकिन जो है ना मैं फील करता हूँ यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और फिर टू लिव इन योर ओन कंट्री, यहाँ पे सेंस ऑफ ऑनरशिप, आप यहाँ पे एलियन कभी नहीं महसूस करेंगे। आप हमेशा यहाँ फर्स्ट घर में है ना, आप अपने फर्स्ट रेट सिटीजन के तौर पे रहेंगे यहाँ पर। आप कहीं किसी जगह पे दुनिया तो बड़ी चेंज हो रही है जो है ना, अब दुनिया के अंदर जो है ना इतना पसंद नहीं किया जा रहा बाहर के लोगों में। उन हालात को देख के हम ये समझ सकते हैं। और जो आज़ादी या जो आपको आराम अपने मुल्क में है वो आपको किसी दूसरे मुल्क में जाके नहीं मिलता। जो ना इशू देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर कि पेरेंट्स और जो ना बच्चों जो बाहर चले जाते हैं और घरों में आमतौर से बूढ़े बूढ़ियाँ जो है ना अकेले रह रहे हैं। और तो अगर आप अपनी जो है ना रोज़गार यहीं पर क्रिएट कर लें तो इट वुड बी अ ब्लेसिंग कि यू कैन लिव विद योर पेरेंट्स। हमारा एक बड़ा खूबसूरत फैमिली का सिस्टम था,
जो दिन ब दिन बड़ा सीरियसली डिटोरिएट हो रहा है, तोड़ रहे हैं, और वो भी किसी हद तक। और हम अक्सर डॉक्टर साहब बात करते हैं ना, ये बुजुर्गों से ही हम एग्जांपल सुनते हैं कि दूर के ढोल सुहाने। हमें सोशल मीडिया पे देख के हमें बाहर की दुनिया बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं तो हमें पता चलता है कि अपना देश, अपना वतन, अपना मुल्क जो है वो अपना ही एक घर की तरह होता है। चॉइस हो तो बेस्ट आपको अपने मुल्क में रहना चाहिए। एग्जैक्टली। कुछ ऐसे बुनियादी असूल नाज़रीन को बताइए कि एक तो जिसमें मईशत की बेहतरी भी हो और एक बेहतर माशरती ज़िंदगी भी हम बसर कर सकें। देखिए, मईशत की बेहतरी तो ज़ाहिर है कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से आती है, और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ किससे आता है? इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है ना, बिजनेस एक्टिविटीज़ से। सही। और इसके अंदर जो है ना, ये बेसिकली एक तरफ हुकूमत का काम होता है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि अगर इकनॉमिक है कि आपने ना जो ऐसी पॉलिसीज़ देनी जो कि प्रो बिजनेसेस हो, सही, ताकि आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम से कम हो। देखिए, बिजनेस कोई ट्रस्ट नहीं होता। बिजनेस में के अंदर जब तक प्रॉफिट नहीं होगा कोई बिजनेस नहीं करेगा। अगर मुझे प्रॉफिट पाकिस्तान में नहीं होगा तो मैं अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश में ले जाऊंगा। अच्छा, और क्योंकि मुझे ही देखना है मेरा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कहाँ पर कम है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब मेरी एनर्जी की कॉस्ट कम। जी डॉक्टर साहब, इसी बात पे अपना पैगाम ऐड कर दीजिएगा, 30 सेकेंड। जी, बस मेरे जो है ना सब बच्चियों से यही गुजारिश है कि एक ही तरीका है, और आप एक्सलेंस इन एजुकेशन लें। और एक्सलेंस इन एजुकेशन सिर्फ एक ही तरीके से आती है कि आप हार्ड वर्क हों, आप डेडिकेटेड हों, आप फोकस्ड हों, और आपकी अप्रोच जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो। आपकी जो ना इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू द लिटरेचर और जस्ट उसको सिर्फ रट के और आप रिप्रोडक्शन की तरफ ना हो। एग्जैक्टली, बड़ी क्रिएटिविटी को जो है ना आप जो है ना एक्सेल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन बड़ा अहम पैगाम दिया। देखिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है, इंस्टेंट रिजल्ट से हमें निकलना है, अपनी सलाहियतों पे हमें काम करना है। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक भी हमारा बहुत अहम है। हम बात करने जा रहे हैं एथिक्स के हवाले से, अखलाकियात। देखिए, अखलाकियात अब जब हम मौजूदा दौर को देखते हैं, हालात हाज़रा को देखते हैं, तो हमें लगता है कि एथिक्स की कमी कहीं ना कहीं पाई जाती है। जब हम हमारे एजुकेशन को देखते हैं, जो कि इससे पहले हमारा टॉपिक भी था जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे, तालीम तो हमें बताती है, सिखाती है कि किस तरह से हमें जो है वो एथिक्स होने चाहिए, किस तरह से अखलाकियात से आपने काम लेना है। और ये मौजूदा दौर, बल्कि हर दौर के ये तकाज़े रहे, हिस्सा रहे कि हमें अखलाकियात का मुज़ाहरा करना है। लेकिन इस वक्त जब हम हमारे नौजवान नस्ल को देखते हैं, उनकी तालीम और तरबियत को देखते हैं, तो भी बहुत सारे सवालात सामने आ जाते हैं। इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है, आपने मुल्क कौम को तरक्की की राह पे गामज़न होते हुए देखना है, इंडिविजुअली आपने ख़ुद को पुरसुकून इत्मीनान में देखना है, तो एथिक्स, अखलाकियात ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसी पे बात करने जा रहे हैं। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप राइटर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। राइटर की जब हम बात करते हैं नाज़रीन, वो ना बड़ी एक गहरी नज़र से वो माशरे को देखते हैं, और जब एथिक्स की बात हो, अखलाकियात की बात हो, तो यकीनन उनका नुक्ता नज़र जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उन्हीं से हम जाने कि अफसार फातिमा साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अफसार साहिबा, नाजरीन को बताइए, हमें बताइए कि हम पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए ये हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी होती है, हम इस लगन में हम दिखाई भी देते हैं, लेकिन आया जब हम एथिक्स की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, तो पुरअमन मुआशरे की तश्कील में अखलाकियात की जो अहमियत है वो क्या है? देखें, अखलाकियात बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग सा पहलू है और अहम टॉपिक है। अखलाकियात का एक पॉइंट जो बुनियादी समझने वाला होता है वो ये है कि हर कल्चर और हर तहजीब में अखलाकियात के दायरे मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, हमारे लिए अखलाकियात अलग होंगी, अमेरिका वालों के लिए अलग होंगी, सऊदी अरब के लिए, हालांकि सऊदी अरब का और हमारा बहुत एक मिलता जुलता कल्चर हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमें अंदाज़ा होता है कि जब वहाँ के रहने वाले यहाँ के रहने वालों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, या जब पाकिस्तानी सऊदी अरब जाके रह रहे होते हैं,
तो उन्हें बहुत सारे कल्चरल क्लैश का उन्हें सामना होता है। तो जब हम बात करते हैं अखलाकियात की अमन के तनाजुर में, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जहाँ जो हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देख रहे होते हैं और तरक्की पजीर ममालिक में वो वैल्यूज़ हमें कम नज़र आती हैं, वो आती है बेसिक ह्यूमन राइट्स के सपोर्ट की। ठीक है, यानी जिन ममालिक में इस बात को अखलाकियात के तौर पर एक पूरे कौम ने बाशऊर होकर अपनाया हुआ होता है, वहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा होता है कि वहाँ पर सब एक दूसरे के बुनियादी हुकूक़ का ख्याल ज़रूर रखते हैं, और उन बुनियादी हुकूक़ में वो हुकूमत से लेकर वो एक आम शहरी क्यों ना हो, वो सब इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, और उसमें फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यानी वहाँ पर तालीम आम होती है, तालीम सस्ती होती है, या हो सकता है तालीम फ्री हो, बुनियादी सहूलियात तक लोगों की रसाई होती है। बुनियादी जो हकूक़ हैं हमारे या तालीम है, वो तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में भी हम ये दावेदार हैं कि फ्री है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं। कंटिन्यू कीजिए जी। तो देखें, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन जो आप पहले टॉपिक डिस्कस कर रही थी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, वो भी इसमें आ जाती है कि आप जो रियासत है वो आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तालीम किस तरह से चल रही है, और वो तालीम लोगों की ज़रूरियात किस तरह से पूरी कर रही है, या वो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई हैं वो किस तरीके से लोगों के मसाइल हल कर रहा है। देखिए, एक चीज़ जो बहुत वाज़ेह है वो ये कि आप भूख और अखलाक़ी कदर में से पहले भूख को चुनेंगे कि आपको हल क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपका एक बड़ा तबका जो है वो इस स्ट्रगल में लगा हुआ है कि उसको दिन का एक वक्त का खाना भी मिल पाता है या नहीं, या बुनियादी ज़रूरियात उसको मिल रही हैं या नहीं, वहाँ पर हम अखलाकियात की जब बात करते हैं तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि अखलाकियात पे वो काम कैसे करेंगे। और पहली चीज़, क्या उनके पास वक्त है कि वो अखलाक़ी कदरों के बारे में सोचें? क्या उनके पास वो मौक़े दिए गए हैं जब जिस लेवल पर जाके, देखिए, मैं अगर कहूँ कि मैं चोरी करने को बुरा समझती हूँ या झूठ बोलने को बुरा समझती हूँ, मैंने ये चीज़ें बहुत सारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बात से सीखी, जिसमें मेरे वालिदैन का किरदार है, मेरे घर वालों का किरदार है, मेरी तालीम का किरदार है, मैं जिस माहौल में रहती हूँ, जिस तरीके के लोगों से मेरी इंटरेक्शन रहती है, सोसाइटी का बहुत, वो सब तजुर्बात मिलके एक शख्सियत बनी है ऐसे। ठीक है, जब ये शख्सियत जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है तो फिर लोगों को अंदाज़ा होता है कि अच्छा जी, ये बंदा बहुत बाअखलाक है या बदतमीज़ है। सही है। जब हम गरीब तबके की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की एक अक्सरियत है, वहाँ पे बहुत सारों के पास ये लग्जरी नहीं है। ठीक है, मैं इसको लग्जरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव माहौल, तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल, जहाँ पे वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हो, आपको तवज्जो देते हो, आपको तालीम मिल रही हो, और आप बहुत सारे दूसरे जो ख़तरात हैं उनसे बचे हुए हों, ये लग्जरी है पाकिस्तान जैसे माशरे में। है पूरे दुनिया में ही ये मसाइल हैं, लेकिन हमारे जैसे माशरे में क्योंकि हम तरक्की पजीर हैं, हम इकनॉमिकल इनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा संजीदा मसला हैं। जब हम इन सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि गरीब तबके के पास बहुत सारी चीज़ें हैं ही नहीं, उनका उस तक एक्सेस ही नहीं है, ना अच्छी तालीम का एक्सेस है, अच्छे असातिज़ा का उन तक एक्सेस नहीं है, वालिदैन की बुनियादी तरबियत पेरेंटिंग के लिए नहीं है। ठीक है, मैं और अगर आप बात करें मेरे जैसे और दूसरे माहिरीन नफ्सियात की और असातिज़ा की, तो बुनियादी नुक्ता हमसे आपको यही सुनने को मिलेगा कि सिर्फ वालिदैन बन जाना काफ़ी नहीं होता, एक बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है ये, वालिदैन होना एक पूरा निज़ाम है जिसमें आपको तरबियत की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जमा होती हैं, तब जाके हम जो है वो अच्छे अखलाकियात लोगों तक पहुंचा पाते हैं, जो कि अगले लेवल पर जाके मुल्क के अमन में हिस्सा डालते हैं। क्योंकि वो जो हम पुरअमन मुआशरे की तश्कील की बात करते हैं, फिर यहाँ पे वो रोल आ जाता है। हाँ। एक और चीज़ मुझे बताइए कि अपनी तरबियत का आपने जिक्र किया कि तरबियत से आपके जो अखलाकियात उनमें निखार आता है, तो इससे पहले तो फिर वालिदैन की तरबियत का होना बड़ा ज़रूरी है। एक और चीज़ हमें हमारी तालीम जो है वो भी बाशऊर बनाती है, वो भी आपको एथिक्स सिखाती है।
हमारे पास इस्लामी तालीमात भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हम मुस्लिम हैं और कुरान जैसी किताब हमारे पास है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें अच्छे इखलाक की बड़ी एग्जाम्पल जो है हमारे सामने, वो इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। इसके बावजूद भी हमारे जो इखलाक हैं वो उस तरह से नहीं है, यानी कि रत्ती भर हम कहना कि हमें बर्दाश्त आ जाए, हम किसी बुरी बात का जवाब जो है वो अच्छे अल्फाज के साथ हम उसको जो है वो बयान बर्दाश्त करें या जवाब दे दें, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। इस वक्त अगर हम मौजूदा दौर की ही, मौजूदा हालात जो हैं उन्हीं की बात कर लूँ, मुझे उस पर डिटेल पे रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके मेरे हम सब के वो सामने है जो इस वक्त मुआशरे की सिचुएशन है। तो इसमें क्या कहीं आपको इखलाकियात, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, तरबियत की बात करें तो उस पर वो कभी उंगली नहीं उठाने देंगे, कहेंगे हमारी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से हुई है। लेकिन जब बात आ जाती है इखलाकियात की, क्या मेरा सवाल जो है वो क्या इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर जहां हम पढ़े लिखे होने के दावेदार हैं, हम तरबियत याफ्ता होने के दावेदार हैं, क्या आपको इखलाकियात दिखाई दे रही हैं? देखें, इखलाकियात का जो हमारे यहाँ मसला है वो गड़बड़ वहीं आती है कि हम इंसानी कदरों के हवाले से जब बात करते हैं तो उनकी कदर नहीं करते। ठीक है, आपने बहुत नाशुक्रे हो चुके हैं। हम जो है वो अगर आप जैसे आपने सुन्नत की बात की और इस्लामी अक़दार की बात की, तो हम अगर अपने माशरे में भी देखें तो जो हम तालीमात दे रहे होते हैं, भले स्कूल में टीचर इस्लामियात पढ़ा रही हों, मौलवी हज़रात और उलमा हज़रात पढ़ा रहे हों, तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है जो इबादात हैं उनकी तरफ। आपस के जो मामलात हैं इंसानों के दरमियान, वो हम बरसबीले तज़किरा ज़रूर करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी या बेसिक एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी के तौर पर नहीं रखते। दूसरी चीज़ अगर हम आएँ, अगर मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से आऊँ, तो एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मुशाहिदा किया उसका, ठीक है। अच्छा, हमें सर ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद इस पर इन डिटेल हम बात करते हैं कि जब हम अपने इस्लामी तालीमात को देखते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो अच्छे इखलाकियात की बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने, इसके बावजूद भी मुआशरे में बिगाड़ क्यों है, इस पर मज़ीद आगे चल के इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, एथिक्स पे बात की जा रही है, इखलाकियात के तकाज़े। और जब हम हमारे नौजवान नस्ल को देखते हैं तो बहुत सारे सवालात सामने खड़े हो जाते हैं, और जब हम हमारी इस्लामी तालीमात को देखते हैं तो भी इंसानी अक्ल जो है वो हैरान परेशान कि तमाम तर चीज़ें, एक गाइड बुक हमारे पास मौजूद है, और प्रैक्टिकल देखना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे सामने है कि किस तरह से उन्होंने इखलाक, आला इखलाक कि किस तरह के वो दर्जे पे फाइज थे, और उनकी ज़िंदगी का मुताला है तो कोई सवाल बचता ही नहीं फिर हमारे सामने। इसके बावजूद मुआशरे में ये जो एक सिलसिला देखने को मिल रहा है कि बदअमनी, बद अखलाकियात का जो एक मुजाहरा हो रहा है, इसी पे हम बात करें। अब सार हमारे साथ है, सार हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है ना कि अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा है, लेकिन इस वक्त हमारे इखलाक में तज़ाद है। जो मैंने कहा कि मौजूदा दौर को हम देखते हैं तो तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या हम में एथिक्स हैं, इखलाकियात हम आज पाई जा रही हैं, और अगर हम हमारे नौजवानों को देखें तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इस वक्त जो इखलाकियात हैं उनमें हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, इसकी रीज़न क्या हो सकती है? बिल्कुल, बात यहाँ से शुरू हुई थी और मैं जो अपनी बात आगे बढ़ाऊँगी। देखिए, हमारे यहाँ हम असातिज़ा हों, वालिदैन हों, उलमा हज़रात हों, हम जब मज़हब की बात करते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस इबादत पे होता है। ठीक है, हम इखलाकियात की, इंसानी हुकूक़ की बात जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए करते हैं। सिर्फ जब कोई तबलीगी नशिस्त हो उसमें करते हैं, कभी पेपर की तैयारी करनी हो उसमें हमने वो आयात और हदीस याद कर ली, लिमिटेड टाइम फ्रेम रखा हुआ है कि सिर्फ इसमें हमने जो है वो बात करनी है। इस्लामिक वैल्यूज़ की बात नहीं कर रही मैं, हम इबादत की बात रोज़ कर रहे होते हैं, नमाज सब रोज़ाना पढ़ रहे होते हैं, एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश सब कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ये चाहता हो कि मैं बुरा मुसलमान बन जाऊं और मैं बस इसकी फ़िक्र नहीं करता। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसी है जो इसकी परवाह करते हैं और
जो इबादत हैं वो पूरी पूरी अदा कर रहे हैं। हम तो अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि हम तो ऐसे मुसलमान हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेते हैं। बिल्कुल हम ऐसे मुसलमान। हाँ, तो ये कि दोनों चीज़ें काम करती हैं। एक ये कि हम अखलाकियात को कितना अहमियत दे रहे हैं, प्रायोरिटीज़ पे हैं हमारी या नहीं है, कि जब वालिदैन तरबियत कर रहे हैं, जब उलमा हजरात मेंबर पे बैठ के रहे हैं और जो है वो कोई अहम बात बता रहे हैं, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी बता रहे हैं, तो उसमें अखलाकियात को कितनी अहमियत दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हम बड़ों का है, जिसमें वालिदैन आ जाते हैं, टीचर्स हैं, हमारे उलमा कराम हैं, या एक और चीज़ हमारा ये मीडिया, सोशल मीडिया है कि चूँकि ये सब मिल के तरबियत कर रहे हैं एक बच्चे की। एक बच्चा है वो माँ के पेट से तो सीख के सब कुछ आया नहीं है, वो तो माँ की गोद पहली दरजगाह बच्चे की कहलाती है। अब वहाँ से एक तरबियत का सिलसिला शुरू होना है। अब वो वालिदैन, वो माँ, वो टीचर, वो उलमा कराम, वो सोसाइटी, वो मीडिया उसे क्या गाइड कर रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, ये अब उस पर डिपेंड है। हाँ बिल्कुल ऐसे और ही अब इस वक्त हमारा बच्चा जो देख रहा है उसके रिजल्ट्स तो फिर हमें मिलेंगे सामने। बिल्कुल, आप अगर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के जो मशहूर साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं उनके पर्सपेक्टिव देखें तो आपको इससे मिलती जुलती बहुत सारी उनके थ्योरीज और स्टेटमेंट्स मिलेंगी कि कहीं पर जो है वो बच्चे के जहन को खाली स्लेट से तशबीह दी गई है। हाँ। कि जब वो पैदा होता है तो माशरा उसके ऊपर किसी को गीली मिट्टी के साथ जो है वो तशबीह दी गई है। ये भी दावा किया गया कि तुम मुझे बच्चे जो है वो ऐसे फराहम करो और मैं उनकी तरबियत करूं तो मैं बिलियनियर से लेके फ़कीर तक तरबियत ऐसी करूं कि बच्चा कुछ भी बन सकता है। मैं जिस पर्सपेक्टिव पे आना चाह रही थी या जिस नुक्ते पे आना चाह रही थी वो ये है कि अपनी हमारी इस्लामी अक़दार और बुनियादी जो भी अखलाकियात हैं वो अपनी जगह हम सीख रहे होते हैं, या जो भी हमारे जैसे मैंने कहा कि कल्चर टू कल्चर वैल्यूज़ वेरी करती हैं, और जो ममालिक मुसलमान नहीं हैं या वो ममालिक जो कि सेक्युलर हैं वहाँ पर भी हमें अखलाकी अक़दार की अलग शक्लें नज़र आ रही होती हैं। मसाइल कहाँ आते हैं? मसाइल यहाँ आते हैं कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पर नफ्सियाती तजुर्बात के ऊपर जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे माशरे में लोगों को इस बात का मौका कम मिलता है कि अगर वो किसी नफ्सियाती उलझन से गुजर रहे हैं तो उस पर उनको सपोर्ट मिल सके। लोगों को ये अगर हम नौजवान नस्ल के तनाजुर में ही बात करें तो जब बच्चे टीन एजर्स में आ रहे होते हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, बतौर लड़का या लड़की और बतौर बच्चा या बालिग मैं किस कैटेगरी में हूँ और मुझे अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और ऐसी सिचुएशन में उन्हें सोसाइटी की सपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है, अब सोसाइटी को अगर हम देखें अलग अलग कैटेगरीज़ को या अलग अलग फ्रेगमेंट्स को, कैटेगरीज़ में कौन कौन है? वालिदैन हैं। वालिदैन में से भी ज़्यादातर वालिदैन ऐसे जो कि अपने बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमाज लेके चल रहे हैं, उन्हें कभी नफ्सियाती और जज्बाती सपोर्ट नहीं मिली। असातिज़ा की भी यही सिचुएशन है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्कूल ऐसे खुले हुए हैं जिसमें गैर तरबियाफ्ता असातिज़ा मौजूद हैं, और जो हमारे अक्सर अवाम हैं वो उन्हीं स्कूलों में जाने पे मजबूर हैं। ऐसे ठीक है, ऐसे वहाँ पे कुछ टीचर्स देखने को मिलते हैं ना जो कहते हैं अच्छा कोई और काम नहीं तो टीचिंग कर लेते हैं। यानी वो अपने शौक से नहीं आए हुए होते कि मुझे बच्चों की कौम के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल मुझे संवारना है, उनके किरदार साजी करनी है। वो इस सोच के साथ नहीं आए होते, वो इस सोच के साथ आते हैं अच्छा कुछ वक्त है दूसरी जॉब लगने में या भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो चलो कुछ अरसा टीचर बन जाते हैं, ये नौकरी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल आपकी सही बात है कि टीचिंग जो है वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बाकायदा पैशनेट होते हैं टीचिंग के बारे में, और जो हैं इस वक्त टीचर उनकी भी वक्त के साथ साथ जो एक ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है, ये भी वक्त की ज़रूरत है, उस तरफ ट्रेनिंग की तरफ भी नहीं लाया जा रहा उन टीचर्स को कि भाई वक्त चेंज हो रहा है, जिद्दत आ रही है, तो उस जिद्दत के साथ हमें हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो भी अमल में लानी है। मज़ीद डिस्कशन करते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ने नाज़रीन। ब्रेक के बाद मज़ीद अपने मेहमान से जानते हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं हम, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर तो हम बहुत जो है ना वो निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन जब हम अच्छे इंसान की बात करते हैं
उसकी कमी इस वक्त देखने को मिल रही है माशरे में। तो इस पर मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें दूसरा टॉपिक हमारा जो है अखलाकियात पे बात की जा रही है। अखलाकियात के तकाजे क्या है और हमारे नौजवान नस्ल और वक्त की ज़रूरत है कि हम इसको समझें, इस पर बात करें। और जो मौजूदा हालात, मौजूदा दौर है, यकीनन ये तो अशद ज़रूरत होगी कि हम फिर से एथिक्स को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अबसार हमारे साथ है। अबसार, आखिरी सेगमेंट है, कुछ ही मिनट्स हमारे पास होंगे, तो मैं चाह रही हूँ कुछ मज़ीद सीधा चीज़ों पे हम बात कर लें। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी जिक्र किया कि इस वक्त हम देखें अदारों में डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, टीचर, हम जैसे एंकर, बेशुमार लोग जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और देखने को मिले धड़ाधड़ ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग। लेकिन एक अच्छा इंसान, कितने पेरेंट्स हैं जो तालीमी इदारों में जाके टीचर्स को या उलमा कराम को ये कहते होंगे कि ये मेरा बच्चा आपके पास है, मुझे जब ये यहाँ से निकले तो एक अच्छा इंसान बन के निकले। कितने पेरेंट्स होंगे जो ये सवाल करते होंगे? क्योंकि अच्छे इंसान प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बिजनेसमैन धड़ाधड़ हम निकाल रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल यही है कि मैं क्योंकि एक लंबा अर्सा बतौर उस्ताद भी जॉब कर चुकी हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मुझे है। बतौर वालदैन अपनी क्या ज़िम्मेदारी समझते हैं, टीचर्स बतौर टीचर अपनी ज़िम्मेदारी क्या समझते हैं, वहाँ पर इखलाकी ट्रेनिंग्स कहीं पर भी तरजीहात में नहीं आती। अच्छा, बाकी वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि जो बुनियादी मसला आता है जब हम काउंसलिंग के प्रोसेस में भी जाते हैं लोगों के, और साइकोलॉजिकल रिसर्च के हवाले से भी जब हम देखते हैं, तो मसला ये आ रहा होता है कि लोगों के जो जज्बाती मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे। ठीक है, जब मैं बुनियादी हुकूक़ की बात कर रही हूँ तो पाकिस्तान में तशद्दुद इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है, तो वो घर से शुरू होता है। जितना ज़्यादा आप ना हमें हमारे राइट्स का बाज़ दफ़ा पता है, ना हमें हमारी ड्यूटीज़ का पता है। हमें हमारे हकूक़ और फ़राइज़ बाज़ दफ़ा पता ही नहीं है। हम उनमें ही जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे हकूक़ कौन से और हमारे फ़राइज़ कौन से। ये भी दैट्स द रीज़न के कुछ इश्यूज़। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखें, पहली चीज़ तो क्या मसला है कि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ एड्रेस नहीं हो पाती। आप खुद सोचिए कि वो वालिदैन जो कि बच्चों पे अब्यूज़ कर रहे हैं, वो उन्हें अखलाकियात क्या सिखा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वालिदैन ये सीखें कि तरबियत में वायलेंस नहीं आता। आपकी इंटेंशंस अच्छी ज़रूर है, लेकिन अगर आप बच्चे को मार पीट रहे हैं तो वो बच्चे के ऊपर बुरा असर ही डालेगा। बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बिल्कुल होती है, और ये चीज़ बच्चों की शख्सियत में ट्रॉमा क्रिएट करती है, और बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो जाते हैं। फिर जब वो बड़े हो रहे होते हैं, वालिदैन की शिकायत होती है, तुम हमें तवज्जो नहीं देते, तुम्हारा जो है वो हमसे बदतमीज़ी से बात करते हो। अब इसमें ये आ गया, ये भी फिर हम एक शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा बदतमीज कैसे हुआ, इसने बदतमीजी कहाँ से सीखी। हाँ। हमने तो इसे ये चीज़ नहीं सिखाई। बिल्कुल, एक्चुअली आप उसके सामने कर रहे होते हैं। हाँ, और बेसिकली बहुत दफ़ा एक बड़ा ही तादाद ऐसी है जिसमें बच्चों के जो बचपन के इमोशंस हैं उनको वैलिडेट नहीं किया जाता, माना ही नहीं जाता कि बच्चे को ये मसला हो सकता है। मजाक में फेसबुक पे मीम्स जो हैं वो वायरल हो रही हैं कि एक छोटा बच्चे को अब गुस्से क्यों आने लगे हैं, टीनेजर्स जो हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कैसे जा रहे हैं। उनके वक्त के साथ साथ उनके जज्बात हैं, बिल्कुल, उनके इमोशंस हैं जो परवान चढ़ रहे होते हैं। देखिए, आप किसी चीज़ का इनकार करके उसको फिक्स नहीं कर सकते। आपने तो कह दिया वो है ही नहीं ना। ठीक है, तो अब बच्चों में वो इमोशंस हैं, आपने इनकार कर दिया, वो इमोशंस आपको कहीं ना कहीं अच्छा एक और चीज़ बताएं, चूँकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, काउंसलिंग का आपने जिक्र किया था, तो जहाँ हम बच्चों की काउंसलिंग की बात करते हैं, वालिदैन की, टीचर्स की, हम बड़ों की काउंसलिंग की बात करते हैं, ये जो हमारे तरबियत देने वाले इदारे हैं इनकी बात करते हैं। एक और चीज़ जो हमारे सरकारी या प्राइवेट इदारे, दफातर जो हमारे हैं, जिस तरह हम अपने ये मीडिया हाउसेस की बात कर लें या दीगर जो दफातर हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, ख़ासकर हम देखें जो लो डेजिग्नेशन पे होते हैं, उनकी हम बात कर लें, या हम सरकारी दफातर में जाएं तो एक जो क्लर्क भी बैठा होगा वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे जो है ना वो इमेजिन कर रहा होता है, और उसका जो इखलाक है वो बद से बदतर होता है। जब आप जाके उससे बात करें या उसको कह के काम थोड़ा जल्दी कर दें या मुझे, वो भी आपको इस तरह से आगे से शाउट करता है कि इंसान की अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। तो आया इन सब की काउंसलिंग इस वक्त कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा तबका है ना, ये जो दफातर में है या आला पोस्टों पे है, किसी भी पोस्ट पे है, पढ़ा लिखा तबका है बहुत। देखिए, मुझसे पूछें बतौर साइकोलॉजिस्ट तो आपकी तो हर मतलब
जैसे बंदा नज़ला ज़ुकाम में और छोटे मोटे दर्द में डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे छोटे मोटे मसाइल में साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए, हम जाते नहीं हैं। हम कहते हैं इनको पागल है। हाँ, हमें लेबल लगने का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अपब्रिंगिंग के दौरान, अगर तरबियत के दौरान आप में एहसास कमतरी आ गई है, ठीक है, आपकी सेल्फ इस्टीम डैमेज हुई है, तो आपको ये का दो मेजर रवैये होते हैं, या तो आप दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं या आप दूसरे से बिल्कुल दब जाते हैं। हम अक्सर बात करते हैं एहसास कमतरी और एहसास बरतरी, ये दोनों खतरनाक है। बिल्कुल, तवाजुन, बैलेंस जो है ना वो बड़ा जरूरी है। बेसिकली एहसास बरतरी एहसास कमतरी की ही एक शक्ल है, यानी आपको लग रहा है कि आप दूसरों से कम है लेकिन आप जाहिर नहीं करना चाहते, तो आप ज़्यादा जो है वो लाउड बिहेवियर अख्तियार करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी शख्सियत में बचपन में वालिदैन ने आपको वो एतमाद नहीं दिया, वो मोहब्बत नहीं दी, कॉन्फिडेंस, हाँ, और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली, तो आप जब एक बालिग के तौर पर मुआशरे में जाते हैं तो यही रवैया आम नज़र आते हैं कि फिर ज़बरदस्ती दूसरों के साथ सख्त रवैया अख्तियार किया जाता है, दूसरों के काम डिले किए जाते हैं, अपनी और दूसरों के ताल्लुकात के दरमियान तवाज़ुन और जिम्मेदारी नहीं समझी जाती। सर हमारे पास टाइम चूँकि शॉर्ट है, पैगाम नाज़रीन के लिए ख़ासकर मैं चाहूँगी कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो इक़्तिदार में बैठे, ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों को पैगाम दें कि उनकी चीज़ों का जो, उनकी जो बातों का असर है वो हमारे नौजवानों तक, उनका जो असरात हैं वो क्या मुरतब हो रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर नौजवान को पैगाम। नौजवानों को पैगाम से ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़रूरी है वालिदैन को पैगाम, लेकिन दोनों को ही दे देते हैं। देखिए, दोनों को अपने जज्बाती सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। वालिदैन जब खुद समझ पाएंगे कि हमारे एहसासात क्या हैं, हम किन मसाइल से गुजरे थे, तो वो उन मसाइल का सामना बच्चों को नहीं करने देंगे। और कम उम्र बच्चे जो कि अभी टीन एजेस में आ रहे हैं, जो कि अभी वही के अपनी शनाख्त के लिए परेशान हैं, उनके लिए भी मशवरा यही है कि फोकस करें कि वो किस बात में पुरसुकून महसूस करते हैं, अपने एक अपनी पहचान आपने खुद बनानी। बहुत शुक्रिया आप सर से, बच्चों के टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। यकीनन नाज़रीन, आज का टॉपिक ये सेकंड हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, हमें हमारी पहचान खुद बनानी है। और अगर आप देखते हैं अखलाकियात की कमी अगर आप कहीं अपने आप में इर्द गिर्द देख रहे हैं, देखिए हमारे पास कुरान जैसी किताब गाइड मौजूद है, खोलें, पढ़ें, आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी जो है वो यकीनन बेहतर से बेहतरीन और ख़ूबसूरत होती चली जाएगी। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।